नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस विचार को हमारे यहाँ अलग अलग शब्दों में अलग अलग प्रकार से प्रकट किया गया है। इसी बात को कुछ सरल तरीके से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। और इस संदर्भ में हम देखते हैं वास्तव में स्वास्थ्य को पहला धन और सर्वोत्तम धन भी हमारे यहाँ कहा गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की और भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि इसको हम देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें एक बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि भारत विश्व में ऐसा देश है जहाँ सर्वाधिक मौसम परिवर्तन होता है। इसे दूसरे तरीके से हम यूँ भी कह सकते हैं कि भारत ऐसा देश है जहाँ 6 से अधिक ऋतुएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की ऋतु है। उस ऋतु के अनुसार अलग अलग प्रकार की चुनौतियां वो मानव शरीर के समक्ष आती हैं। उन अलग अलग ऋतुओं में खान पान में भी परिवर्तन होते हैं और अलग प्रकार की बीमारियां भी आती हैं। मौसमी बीमारियां और आहार, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर जगदीश सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जगदीश सिंह जी वरिष्ठ आचार्य शिशु रोग विभाग एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हैं, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, आचार्य हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में। जेके लोन अस्पताल में भी आप लंबे समय से सेवाएं देते रहे हैं। खासतौर पर छोटे बच्चों का जो स्वास्थ्य है उसको लेकर अनेक प्रकार के आप शोध भी करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे चर्चा करेंगे, जिस प्रकार से पारा लगातार बढ़ रहा है और 40 डिग्री से ऊपर का तापमान लगातार बनता जा रहा है और कह सकते हैं कि नित नए रिकॉर्ड बन रहे हैं तापमान को लेके। इस परिस्थिति में सर्वाधिक यदि कोई समस्या आती है, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बुजुर्ग हों, हीट स्ट्रोक की बड़ी समस्या रहती है, लू लगने की बात बहुत होती है। सामान्यतः पहले जब हम देखते थे तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कहते थे कि लू से थोड़ा बच के रहना चाहिए, शरीर को ढक के रखना चाहिए। लेकिन इस समय जब तापमान इतना तेजी से बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की सावधानी आवश्यक है? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। इन दिनों में सरकार भी इस बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है। हर सरकारी अस्पतालों में डिस्पेंसरी से लेके और सभी अस्पतालों में आईवी फ्लूइड यानी जो फ्लूइड लगाते हैं वो जो उचित मात्रा की दवाइयाँ वो सभी जगह इसके लिए उपलब्ध करा दी गई हैं। अलग से एक सेल गठित कर दी गई है कि जो इसमें से हीट स्ट्रोक वाले पेशेंट आए हैं, जो लू की चपेट में जो आ गए हैं, उनको किस तरह से ध्यान रखना है, उनका किस तरह से मैनेजमेंट करना है, क्योंकि ये अलग तरह का सिम्टम है। इसमें होता क्या है, मैं आपको लक्षणों के बारे में बताऊँगा कि इसमें बुखार बहुत तेज़ी से बढ़ता है, यानी 104 डिग्री तक बुखार चला जाता है और इसका असर जो है दिमाग से लेकर दिमाग, गुर्दे और दिल पे, इन पे इसका असर ज़्यादा होता है। और ख़ास करके जो अपनी जो स्किन है, जो अपने शरीर के चारों तरफ लिपटी हुई है, उस पे इसका असर सबसे ज़्यादा होता है। और इसमें जो कॉमन दवाइयाँ जो बुखार के लिए देते हैं वो दवाइयाँ नहीं देनी होती हैं, क्योंकि वो कारगर इसमें नहीं होती, वो कारगर नहीं होती हैं। तो शुरू में वो देनी भी नहीं चाहिए। ऐसे में सबसे पहले क्या करना है कि पेशेंट को बुखार तेज है, बच्चा उसको मरीज को बेहोशी की सी स्थिति है, पेशाब उसका कम हो गया है, पेट में दर्द है, उल्टी जैसी स्थिति है, ऐसी स्थिति को तुरंत पहचानें और उनको जिस जगह पे वो हैं उस जगह से उनको ठंडी जगह पे ले जाएं, छाया वाली जगह पे ले जाएं, उस जगह से तुरंत उसको हटा लें। जी, तो पहले तो ये समझना आवश्यक है कि जो हीट स्ट्रोक है वो सामान्य बुखार नहीं है, उसमें जो सामान्य बुखार का इलाज होता है वो नहीं होता, अलग प्रकार का अपने को पहले से ये देखना पड़ेगा कि जैसे अपन ये माने कि जैसे अंदर का तापमान अपन मानते हैं 20 से 30 डिग्री अपन कमरे का टेम्परेचर रखना चाहिए और होता है जी। और अगर अपन अचानक से बाहर के तापमान पे जाते हैं, जैसे 45 डिग्री पे है, और अगर अपना शरीर उसके लिए एक्लेमेटाइज नहीं है, यानी उससे उसको सहन करने की क्षमता उसमें नहीं है, तो उसको तुरंत लंबे समय तक बाहर नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा समय तक इस वातावरण में रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। या फिर मान लो जैसे आपने पहले से कसरत ज़्यादा कर रखी है, जैसे आपकी मांसपेशियाँ थकी हुई हैं, यानी जैसे फौजी भाई वो फेरी पे वहाँ काम करते हैं और दोपहर में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एक्सट्रीम तापमान होता है। उस दौरान अगर वो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं और लंबे समय तक करते हैं तो उनके ये होने की संभावना रहती है। वो कि वो बात किसानों पे भी लागू होती है। जो व्यक्ति अगर कहीं बाहर से आया है ठंडे मौसम से, तो इस मौसम से एक्लेमेटाइज होने के लिए उसको उससे इस वातावरण के साथ जुड़ने के लिए उसको रोज़ाना, जैसे आज आधा घंटा बाहर निकलें, कल 1 घंटा बाहर निकलें, तीसरे दिन 1.5 घंटा बाहर निकले, तो जिससे वो उसको सहन करने की उसको क्षमता उसमें डेवलप हो जाएगी जी। वो जिसमें नहीं है, जो अचानक हो, और या फिर जैसे पहले से ही बुखार हो और उसमें वातावरण में गया तो तुरंत उसके
हीट स्ट्रोक की संभावना के चपेट में आ जाएगा और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। डॉक्टर साहब, आपसे आपने जिस प्रकार से बात की फौजी भाइयों की, आपने बात की किसानों की, मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा विद्यार्थियों की खास तौर पर। इस मौसम में 1 बजे 1:30 बजे के आसपास विद्यालय से जब बच्चे उनकी छुट्टी होती है, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो साइकिल से विद्यालय जाते हैं, वापस विद्यालय से साइकिल से आएंगे और 1:30-2 बजे का समय जब धूप बहुत एकदम प्रचंड रहती है, उन विद्यार्थियों को क्या सावधानी रखनी बिल्कुल चाहिए? ये बिल्कुल सही बात कही है आपने, क्योंकि जैसे जो बच्चे छूटते हैं लगभग पीक आवर्स होते हैं जी, गर्मी बढ़ने शुरू हो जाती है, 1 से 2 के बीच में बच्चे छूटते हैं। इस दौरान चाहिए कि अभिभावक बच्चों को पहले से वहाँ उपस्थित हों और बच्चों को तुरंत वहाँ से अपने घर के लिए ले लें, या जो वैन वाला है या जो उसका जो साधन है वो पहले से आ जाएं। बच्चों को पानी रेगुलरली पिलाते रहें, जिनमें पहले से पानी की कमी ना हो, और जब भी कवर करके रखें, जैसे छाते का प्रयोग करें या जो कपड़े से सर को ढकें या छाया में खड़े रहें, बाहर किसी का इंतजार धूप में नहीं करना है। जिन बच्चों को साइकिल से घर आना जाना होता है उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? क्या पर्याप्त मात्रा में पानी पी के फिर बाहर निकलें? पानी तो हर वक्त, पानी तो उनको पी के ही जाना चाहिए, पानी साथ में लेके, और पानी साथ में रखें हर वक्त जी, यही एकमात्र बचाव है। उसके बाद में ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए अपने मेजर्स लें, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से अपन ध्यान रखें। बच्चे को तुरंत उस जगह पे कपड़ा गीला करके उनको पूरा पोंछ दें, या बच्चे को हो सके तो उसको नहला दें पूरा जी, और ठंडी हवा में रखें, कम से कम फैन चला दें, और एसी अगर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, उस वातावरण में रखें। और बच्चे से पूछें कि क्या हुआ, किस तरह से, तुम्हें पहले से कोई बुखार है या तुम पहले से कोई बीमारी से ग्रसित हो, या जैसे किसी को पहले से कोई हार्ट की बीमारी है या जैसे गुर्दे की बीमारी पहले से है और या अगर मान लो कोई मिर्गी की तकलीफ या उस तरह को पहले से है, तो ये बात अपने अभिभावक को ये चाहिए कि उस बच्चे की पॉकेट में एक चीज़ रख दें, इस बच्चे को मिर्गी की तकलीफ है, जिससे कि कम से कम ये पता लग जाए टीचर को या जो देखने वाला है या जो अटेंड करने वाला है, जो डॉक्टर है, उसको पता लगे कि इस बच्चे को ये तकलीफ पहले से है, तो हमें इस आधार पर इसको आगे ट्रीट करना है। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि जिस प्रकार से 1 बजे बाद 2 बजे बाद गर्मी बहुत अधिक होती है, तापमान भी एकदम हम कह सकते हैं कि पीक पर होता है, उस समय यदि आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको विशेष सावधानियां रखनी पड़ेंगी। अपने पूरे शरीर को कवर करके रखिए और प्रयास कीजिए कि धूप के संपर्क में शरीर सीधा नहीं आए, और बीच बीच में आप पानी पीते रहें, जिससे भी शरीर का तापमान आपका नियंत्रित रह सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई इस गर्मी के मौसम में सर्वाधिक समस्या जो आती है, जिसको लू लगना कहते हैं, जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, उसकी बात आई। इस मौसम में अन्य कई बीमारियां भी होती हैं, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं भी सामान्यतः हर घर परिवार में देखने को मिलती हैं। किस प्रकार की बीमारियां हैं? इन दिनों में जैसे ये बीमारियां हैं, जैसे उल्टी दस्त वाली बीमारी है। बच्चे अभी सर्दी का मौसम गया है, अब गर्मियां शुरू हुई हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, बाहर कुछ भी गलत चीज़ें, जैसे खोमचे वाले पे गए तो पानी पतासे हैं या कुछ भी गलत चीज़ें जो, और जंक फूड जो है बच्चे यूजुअली खा लेते हैं, तो उससे उल्टी दस्त की संभावना है, क्योंकि वो जो बाहर की जो खाने पीने की जो खान पान की जो चीज़ें हैं वो जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, मक्खी मच्छर उन पे बैठते हैं। वो बाहर की चीज़ें नहीं लें, ताज़ा फ्रेश घर का खाना वही लें, जिससे क्या है कि इन बीमारियों से बचा जा सके। किस प्रकार की बीमारियां होती हैं ज़्यादातर? डायरिया जैसे उल्टी है, दस्त है, ये बीमारियां हैं। बुखार है, जैसे बुखार अभी हीट स्ट्रोक के मारे भी आता है, लेकिन उससे टाइफाइड की पॉसिबिलिटी है। दस्त उल्टी के साथ में भी उसको बुखार आ सकता है। उसके साथ में निमोनिया से भी ये नहीं कह सकते कि निमोनिया इन दिनों में नहीं होता। इन दिनों में खूब निमोनिया के पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से आइसक्रीम है, टॉफ़ी है, चॉकलेट है, और चेंज इन इन्वायरमेंट होता है, सडन चेंज इन इन्वायरमेंट है, तो जो भी वायरसेज हैं या जो बैक्टीरिया हैं उनको बढ़ने का मौका मिलता है उससे। सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि यदि मौसम बदलता है तो बच्चे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, और बच्चे ही जो है वो खान पान का जो विषय है उनका, उसमें भी जिद बहुत करते हैं। जैसे ही मौसम गर्मी का आता है, आइसक्रीम दिखती है, ठंडे ठंडे शेक, उनकी वो जिद होती है। किस प्रकार की सावधानी रखने की आवश्यकता है छोटे बच्चों के लिए? खास करके बाहर की चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करें। मैं हर पेशेंट को जब भी कोई मुलाकात होती है मैं यही बताता हूँ, बाहर की चीज़ों को जितना अवॉइड करें। बच्चों को जो चीज़ें घर पे बना के दे सकते हो, एटलीस्ट आपको पता है कि हम क्या दे रहे हैं बच्चे को, कितना दे रहे हैं। उनमें खास करके आप इन दिनों में अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जो दूध देते हैं अपन बच्चों को, दूध जैसे मान लो बोतल से दे रहे हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनसे बोतल से ना दें। दूध की जगह बच्चों को जितना जल्दी हो सके, जैसे 6 महीने के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है तो उससे दही पे स्विच ओवर कर लें। दही एक बहुत, जब आहार की बात चली है तो मैं बताना चाहूँगा कि दही एक बहुत अच्छा साधन है, जिसमें बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं, और वो दूध का ही रिप्लेसमेंट है। समझा पाया मैं आपको कि दूध से ही दही बनता है।
जी। आजकल आपने जैसे ये विषय बताया कि दूध के स्थान पर दही दे सकते हैं, बहुत सी माताएं ऐसी हैं वो चिंता में आ जाती हैं, उनके बच्चे यदि दूध नहीं पीते हैं तो, और चिकित्सकों के पास जाकर पूछते हैं कि बच्चा दूध नहीं पीता है, क्या करें? हाँ, नहीं, उनको ये समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको दूध के अलावा बाकी चीज़ें वो समझना भी नहीं चाहते हैं। जो ही आप दही का बात करेंगे कि हाँ सब दही देना चाहिए, उसमें दस्त में भी फायदा रहता है, उसमें लैक्टोबैसिलाई होती हैं, इनमें ये गुण होते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है, फिर अल्टीमेटली फिर वापस वही पूछते हैं डॉक्टर साहब दूध कब से देना है। हाँ। तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि दूध से ही दही बनता है। जब वो समझ जाते हैं दही अपने आप में एक कंप्लीट डाइट है, बच्चा अगर कुछ और भी नहीं लेता है, तरल पदार्थ जैसे देने की बात आती है, दही छाछ खूब दें, और ज़रूरी नहीं कि आप रात का जो दही तैयार किया वो सुबह लें, सुबह दही दोबारा तैयार करें, दोपहर में दें, दोपहर में तैयार करो, शाम को दें। शाम के टाइम इवन कोई जुकाम वाला बच्चा है उसको भी निमोनिया नहीं होगा, उससे जुकाम नहीं लगेगी अगर आपने ताज़ा दही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। तो और ये दस्त में भी काम करेगा। दस्त में साथ में जैसे जो बात चली थी, मैं दस्त के बारे में बताना चाहूँगा। दस्त में डिहाइड्रेशन की पॉसिबिलिटी रहती है, उसमें दस्त को रोकने के लिए कुछ माताएं क्या करती हैं, मेडिकल स्टोर पे जाती हैं, इसको दस्त रोकने की दवाई दे दो डॉक्टर साहब, हरे रंग की गोली है कोई है, वो छोटी दे देते हैं, वो अपने आप को एक प्रॉब्लम को बुलावा देती हैं। ऐसा नहीं करें। जो शरीर के अंदर जो गंदगी बन गई है, यानी जो दस्त के रूप में आ रही है, उसको बाहर निकलने दें जी। लेकिन उसका डर ये रहता है कि बच्चे को पानी की कमी होने की संभावना बनी रहती है, उसका ध्यान रखें। उसका कैसे ध्यान रखें? उसमें जो माताएं जो समझदार हैं वो उसका पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चा पहले जितना पेशाब करता था अब वो बच्चा उतना ही पेशाब कर रहा है या कम कर रहा है। पेशाब आप ये मान के चलें, पेशाब आपका उसका एक पैरामीटर है जी। ये मान लें कि पेशाब अगर बच्चा ठीक से कर रहा है तो उस बच्चे में पानी की कमी नहीं होगी, बिल्कुल पानी की कमी है ही नहीं। इसका मतलब जो भी आप तरल पदार्थ दे रहे हैं और उसको देते रहें, और बच्चे का ध्यान रखें। उल्टी की दवाई डेफिनेटली मेडिकल स्टोर से या सरकारी अस्पताल में जहाँ भी जाते हैं, सारी दवाइयाँ और अच्छी गुणवत्ता वाली सारी के सारी ORS के साथ साथ हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। और जाएं, आपको अच्छे से अटेंड करेंगे, आपको दवाइयाँ भी देंगे, लेकिन उसको देना अपने को तरीके से है, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर जब हम बात करते हैं इस मौसम में, बच्चों को बताते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और यदि बात किसी डॉक्टर से हो रही हो तो बच्चे निश्चित रूप से ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब से बात करेंगे तो वो पाबंदी ही लगाने वाले हैं, पिज़्ज़ा मत खिलाइए, बर्गर मत खिलाइए, पानी पतासी मत खिलाइए। एक डॉक्टर होने के नाते और छोटे बच्चों का मन समझते हुए, एक बाल मन को समझते हुए, क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो बच्चों को इस मौसम में खिला सकते हैं? उनको एक तरह से क्या है कि माँ जितनी समझदार होगी वो उसको कन्विंस कर पाएगी बच्चे को। जैसे अपन सिंपल सी बातें लेते हैं, ऐसा लगता है कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे बिस्किट है, टोस्ट है, आपके छोटी मोटी जो चिप्स आती हैं या छोटे जो खाने के नमकीन जो आती हैं, ये बेसिकली उनमें कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं जो आपके पेट में बच्चा ज़्यादा खाएगा तो वो गैस्ट्राइटिस होगी, यानी बेकिंग सोडा उसमें यूज़ होता है, जिससे गैस्ट्राइटिस बच्चों को होती है, उल्टी की शुरुआत होती है। उनका जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा होता है, उनका टेस्ट अच्छा होता है, बट वो एक स्टेज के बाद में उससे ज़्यादा अमाउंट में नहीं खा सकते, यानी उनकी कैलोरीज पूरी नहीं होती हैं। और एक बार बच्चे ने जो अपना टेस्ट और स्मेल उसकी वो ले ली तो वो बच्चे को उसी टेस्ट के और स्मेल के समकक्ष चीज़ें ही चाहिए, वैसी चाहिए, वो अपने वातावरण में होते नहीं है। अतः बच्चा उन चीज़ों का आदी हो जाएगा और वो जो बेसिक चीज़ें जो कैलोरी यील्ड करती हैं, कैलोरी ज़्यादा बनती हैं, वो चीज़ें नहीं खाएगा, बच्चा कुपोषण का शिकार होता चला जाएगा जी। ये माता को और पिता को उसको स्क्रीन करना है, कितनी चीज़ें कितनी गिफ्ट इस रूप में आए, उनको आप अपने पास लें, उनको रोकें। रोकने का मतलब ये नहीं कि बच्चा रोने लग जाए, आप उनको कन्विंस करें, दूसरी चीज़ें दीजिए, सिमिलर चीज़ें घर में बनाएं और वो दीजिए। ख़ासतौर पर अब आज के दौर में ये देखा जा रहा है कि जब से बच्चे ये चॉकलेट है, बिस्किट है, टॉफ़ी है, अनेक प्रकार के इस प्रकार के डिब्बाबंद जो आइटम है, प्रिजर्वेटिव्स जिनमें होते हैं, उनके प्रति बहुत आकर्षित रहते हैं। क्या लगता है आपको कि इनकी जगह पर घर पे बच्चों को फलों के रस बना के कोई जूस और शेक बना कर दिए जा सकते हैं, लेकिन फिर वो तकलीफ वो आती है कि यदि सर्दी जुकाम है तो फिर उनसे दूर रखना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, अगर फ्रेश बना हुई चीज़ है उसका टेम्परेचर वेरिएशन नहीं है, टेम्परेचर चैलेंज नहीं आ रहा। चैलेंज का मतलब जैसे अपन बाहर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है जी, आइस आपकी सब जीरो टेम्परेचर पर जमती है, और उस लेवल पे अपन ने अगर फ्रिज के अंदर -2, -3, -4 पे अगर आपने वो कोई चीज़ बना के डाली है वो देंगे तो बॉडी उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा ही, या नहीं होगा तो बच्चा उससे सेंसिटिव होगा तो बच्चा बीमार हो जाएगा दूसरे दिन तीसरे दिन।
तो नियर नॉर्मल, जैसे आइसक्रीम भी आपको देनी है, आपको लग रहा है कि देना है, बच्चा मानेगा नहीं, तो उसको मेल्ट कर दीजिए, थोड़ा सब जीरो टेम्परेचर से वो ऊपर आ जाए, उसके बाद बच्चे को दे दीजिए। या ऐसा कर सकते हैं कि फ्रिज से निकालने के बाद 10 मिनट के लिए बाहर रख दें, या बाहर रखें, उसका नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए, उसमें आप खुद उसको जो भी बच्चे को दें, इंक्लूडिंग मेडिसिन या कोई जो भी चीज़ आइटम जो आप बाहर से लाए हैं, उसको आप अभिभावक को चाहिए कि वो खुद उसको पहले चख के देखें कि मैं जो बच्चे को देने जा रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है, और किसी भी रूप में ठीक नहीं है तो उसको नहीं दें। डॉक्टर साहब, सामान्यतः देखते हैं कि मौसम जब बदल रहा है तो हर एक मौसम में ये कहा जाता है मौसम बदलता है तो इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर होती है और उसके कारण जो है वो बीमारियां आती हैं, खांसी जुकाम है, बुखार है। इस मौसम में जबकि भीषण गर्मी हो रही है, इस मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? क्योंकि सर्दी में तो हम कई बार कह देते हैं कि धूप में बैठिए, एक्सरसाइज कीजिए। इस मौसम में धूप में बैठना भी संभव नहीं है और एक्सरसाइज भी एक हद तक आप कर सकते हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इस मौसम में जो एडवर्स जो मौसम होते हैं, जैसे एक्सट्रीम सर्दी हो, एक्सट्रीम गर्मी हो, उस मौसम में आप अपने आप को बचा के रखें जी, क्योंकि जो ही आप उस वातावरण की चपेट में आ गए, यानी आपकी एक इम्यूनिटी उससे कंप्रोमाइज़ कर रही है, और जितने दिन तक आप बीमार रहेंगे वो इम्यूनिटी डेफिनेटली आपको उसको बनाने में वापस उतना ही टाइम समय लगने वाला है। तो फ्रेश चीज़ें खाएं, उस वातावरण की चपेट में ना आए। अगर आ गए हैं तो जल्दी से जल्दी उसको डॉक्टर की सलाह लें, और अस्पताल में पहुंचते हैं तो अस्पताल में भी आप अपनी सेवाएं लें, डॉक्टर की सलाह लें और अपने आप को ठीक रखें। तो डॉक्टर जगदीश सिंह जी का ये कहना है कि वास्तव में यदि मौसम बदल रहा है तो आप अपने आप को सामान्य तापमान पर रखिए, अपने आसपास का वातावरण इस प्रकार का रखिए कि सामान्य हो, ताज़ा फल सब्जियां खाएं, भोजन भी ताज़ा करें और डिब्बाबंद पैकिंग वाली चीज़ें हैं उनसे जहां तक हो सके दूरी बना के रखें। उसमें क्या होता है, जो डिब्बाबंद चीज़ें हैं, जो जैसे आइसक्रीम है, टॉफ़ी है, चॉकलेट है, ये चीज़ें क्या होता है, इनमें रिफाइंड शुगर्स होते हैं, और जैसे बिस्किट से माने तो रिफाइंड शुगर क्या होता है, जो ही आपने लिया पेट में उसके शुगर का लेवल आपका बढ़ जाता है। शुगर का लेवल डायरेक्टली आपके एपिटाइट से जुड़ा रहता है जी, जो ऊपर अपना सेंटर बना है, उसमें जो ही आपका शुगर का लेवल बढ़ा तो एपिटाइट आपकी खत्म। 2 बिस्किट खाने के बाद वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो गई, या 2 चॉकलेट खाने के बाद में वो खत्म हो गई, बट वो आपकी कैलोरिक वैल्यू जो आपको एक मील में चाहिए थी वो तो नहीं मिली आपको, पोषण नहीं मिलेगा। आप हर बार कैलोरीज से कंप्रोमाइज करते जाओगे और बीमारी के, और वो सेम टाइम जब कैलोरीज पूरी नहीं मिलेंगी तो सेम जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए आपको वो भी नहीं मिलेंगे, तो इम्यूनिटी भी आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो फिर आप बीमारी को ग्रसित हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ने बहुत ही सरल तरीके से ये विषय हमारे समक्ष रखा है कि जिस प्रकार से यदि आपको भूख लगी है और आपने थोड़ा सा कुछ मीठा खा लिया, बिस्किट खा लिए, कोई चॉकलेट खा ली, तो उससे एकदम से तो आपको फील गुड हो सकता है, लेकिन आपको जो पोषण मिलना चाहिए, जितनी कैलोरी आपको मिलनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलेगी तो शरीर कमज़ोर होता जाएगा, और यदि ये लगातार कई दिन तक आप करते हैं तो फिर कुपोषण के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की आदतों को अपने को बदलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, वैसे तो अब इन दिनों हम देख रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जो जानकारियां सबके सामने आ रही हैं, कोरोना के पेशेंट कम हो गए हैं काफ़ी। एक तरीके से यो कह सकते हैं कि जन सामान्य में भी एक दौर में जो भय था वो भय तो निकल चुका है, लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट अभी भी आ रहे हैं लगातार। क्या लगता है कि इस प्रकार से कोई लक्षणों में, पहले जब कोरोना के लक्षण थे उस समय के लक्षण और आज के लक्षणों में क्या कुछ परिवर्तन देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा है। हर बार जो शुरू में जो वेरिएंट आया था उसमें अब कम से कम 7 से 10 वेरिएंट्स के नए आ चुके हैं। जो अभी नया वेरिएंट आया है वो एक्सी वेरिएंट है, एक ओमिक्रॉन BA.1 और BA.2 3 आए हुए हैं जी। कुछ यूरोपीय देश और कुछ एशिया के देशों में ये काफ़ी भारी मात्रा में इनका इन्फेक्शन फैल रहा है। क्योंकि इंडिया में इम्यूनिटी अच्छी है और लगभग मोर देन 90% लोगों के वैक्सीनेशन हो चुका है, सिंगल वैक्सीनेशन से लेके, और जो रिस्क ग्रुप में हैं उनको वैक्सीनेशन प्लस में दे दिया गया है, मतलब तीसरी डोज भी उनको लग चुकी है, बूस्टर डोज लगा। बच्चों में भी ये देखने में आया, जो आपने शुरू में बात पूछी थी, बच्चों में भी ये देखने में आया कि कोरोना की एंटीबॉडीज बच्चों में, जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें कोरोना की एंटीबॉडीज पाई गई हैं। तो यानी वो उस वातावरण से जो एक्सपोज हुए बच्चे, तो उनमें स्वतः ही उनकी अच्छी इम्यूनिटी देखी गई है। तो इसमें जो 12 से 14 साल वाले बच्चे हैं, इसीलिए एक एक ग्रुप को लिया जा रहा है, 14 से 18 लिया, फिर 12 से 14 लिया है। तो इस तरह से इस ग्रुप को इसलिए लिया जाता है कि इनमें जो इम्यूनिटी इन बच्चों में एक इम्यूनिटी इवॉल्व हो रही होती है, यानी अपने आप बन रही होती है इम्यूनिटी जी। तो उस ग्रुप वाले बच्चे ये हैं, क्योंकि 10 साल तक हमारा जो इम्यूनाइजेशन के लिए, जो टीकाकरण के लिए जो ग्रुप चूज किया गया है, तो हम लोगों ने इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स वालों ने 10 साल तक के बच्चों को रेगुलरली लेती, बाद में भी लगाते हैं। तो इस ग्रुप में जो है वाकई में
इनमें कोरोना के लक्षण जो है कम और हल्के पाए गए हैं, लेकिन हैं जरूर। जैसा आपने बताया पहले वाले लक्षणों में अब जो वेरिएंट आ रहा है उसमें जो लक्षणों में फ़र्क है, वाकई में फ़र्क है। वो फ़र्क है कि पहले जैसे वो जुकाम के साथ आता था, जुकाम है, खांसी है, और फिर तीसरे दिन जाके बुखार आना शुरू हो जाता था। इसमें अब जो आ रहा है वो बुखार एकदम से तेज़ी से आ रहा है, और उसके साथ में सर्दी लग के बुखार आ रहा है, सर्दी लग के जी। और उसके बाद जो जैसे स्वाइन फ्लू के जैसे कोरोना जैसे जो लक्षण पहले जो थे वो बाद में आते हैं लक्षण। उसके साथ में पेट में दर्द है, नाक बंद होना है, नाक से स्मेल नहीं आना है, उसके साथ में दस्त भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ उसको तेज़ बुखार इसमें उसके बाद नहीं आता है, हल्का बुखार रहता है, और एक खांसी खास करके जो 3-4 घंटे तक लगातार सारी दवाएं देने के बावजूद भी खांसी ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर साहब ने सब गोलियां नेबुलाइज कर दिया, ये कर दिया, फिर भी खांसी नहीं जा रही है, इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो वो कोरोना के लक्षण माने जा रहे हैं। जी, तो इस प्रकार से कोरोना के लक्षण अब थोड़े बदल रहे हैं। पहले खांसी जुकाम से जो चीज़ शुरू हो रही थी वो तेज़ बुखार के साथ में इस समय आ रही है, तो छोटे मोटे जो परिवर्तन हैं वो भी डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब, आपने अभी जो बच्चों की बात की कि बच्चों में भी धीरे धीरे एक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है, थोड़ा बहुत संपर्क में आ रहे हैं तो लक्षण कुछ आ गए और उनसे शरीर लड़ने में वो मजबूती के साथ तैयार भी हो रहा है। साथ ही बच्चों को लेके वैक्सीनेशन भी प्रारंभ हो गया है 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों का। छोटे बच्चों में जो वैक्सीन लगा रहे हैं तो क्या कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ आ रहे हैं, कोई बुखार वगैरह आ रही है, क्या क्या कहना चाहेंगे? क्या बच्चों बिल्कुल नहीं है, हमारा जो सेंटर चल रहा है उसमें किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि बच्चे अब इन दिनों में जिस तरह से आने चाहिए थे वैक्सीनेशन के लिए उतने बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो या तो मुझे लगता है इन दिनों में एग्जाम का बच्चों का रहता है, और बच्चे गर्मी में बाहर निकलना भी नहीं चाहते हैं, और अभी क्योंकि अस्पताल में आना बच्चे को टीकाकरण से वैसे डर लगता है, तो ये एक एडिशनल टीका है, तो बच्चे थोड़े सा कम आ रहे हैं, लेकिन आना शुरू हो गए हैं बच्चे और टीका लग रहे हैं। सामान्य समाज में एक चर्चा ये भी चल रही है कि अधिकांश जो वयस्क हैं उनके दोनों डोज लग चुकी हैं, टीकाकरण हो चुका है, तो एक परसेप्शन ऐसा बन गया कि जब परिवार में बड़े लोग जो है उनका सबका टीकाकरण हो गया तो बच्चे तो वैसे भी अपने आप एंटीबॉडीज विकसित हो जाती हैं। क्या लगता है, ये जो लापरवाही कहेंगे या फिर निश्चिंतता हो सकती है कि ठीक है छोटे बच्चों में कोई इतने गंभीर लक्षण भी नहीं हो रहे तो बिना टीकाकरण के भी काम चल जाए, तो चला सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार हर स्टेप पे अलर्ट है, हर स्टडी चल रही है तरह से कौन से ग्रुप में ऐसे नहीं छोड़ा जा रहा है किसी को भी, आपने उसने टेक इट गारंटेड ले लें। वो इम्प्लीमेंट करने के तरीके भी हमारे पास हैं, उनको चीज़ों को कैसे वैक्सीनेशन अपने पास 3 वैक्सीन अपन ने डेवलप कर ली है इंडिया ने, उनमें से वैक्सीनेशन कब लगानी है कि नहीं लगानी है, और लगानी है तो क्यों लगानी है, और कौन से ग्रुप को कब लगानी है, ये पहले से तय है। ये नहीं छोड़ा जा रहा है कि ये चीज़ छोड़ दी अपने कोई लापरवाही होगी, ऐसा नहीं है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिस्टम इतना अच्छे से संजीदा तरीके से काम कर रहा है। हेल्थ सिस्टम एज वंडरफुल, मैं कहूँगा सबसे अच्छा राजस्थान में इस तरह से चल रहा है। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि जिन बच्चों ने अभी टीकाकरण नहीं करवाया है, वैक्सीन नहीं लगवाई है और 12 वर्ष से ऊपर की आयु है, तो उनको भी शीघ्रातिशीघ्र वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें। डॉक्टर साहब, अपन ने चर्चा की बदलते मौसम में बीमारियां जो हो रही हैं और आहार के माध्यम से किस प्रकार से क्या परिवर्तन हो रहे हैं। छोटे बच्चों की खासतौर पर हमने बात की, बड़े बुजुर्गों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सामान्यतः एक समाज में आयुर्वेद को लेकर भी जिस प्रकार से चीज़ें चलती हैं, लोग कहते हैं कि सर्दी में आप कई तरह के काढ़े लेते हैं, गर्मी में आपको शीतल रस जो है वो कई प्रकार के लेने होते हैं, आंवले की भी एक बहुत चर्चा होती है। क्या कहना चाहेंगे बुजुर्गों के लिए या बड़ी आयु के लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और मौसमी बीमारियों से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए अभी? बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए। आंवला एक बहुत ही खट्टा सब्सटेंस है, मैं ये नहीं करूँगा वो खराब है, लेकिन जो ले सकता है उसको बिल्कुल लेना चाहिए। उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स खूब होते हैं, इसमें खूब लेने चाहिए। लेकिन अगर वो ले सकता है तो एज ए मेडिसिन समझ के लेना शुरू कर दिया, और आपको कोई उल्टियाँ होने लगी या कोई नई बात आ गई, बच्चे को आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। उसके हर तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उसके कैंडी बनाई जा सकती है आंवला की, आंवला के रस बनाया जा सकता है, उसका अचार बनाया जा सकता है, हर तरह से उसको बिल्कुल सेवन में लेना चाहिए। और आयुर्वेद एक बहुत अच्छी पत्ती है, पुरानी पत्ती है, बिल्कुल मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, और इसमें भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हेल्प की है। तो ये बदलते मौसम में आहार को लेके और सावधानियों को लेके एक संक्षेप में सार रूप में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि साफ सुथरी चीज़ें, पहला आप अपने हाथ को साफ सुथरा रखें, यानी अपने हैंड हाइजीन, आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें, जिससे बीमारियां कम होंगी। छोटे बच्चे जैसे 6 महीने से छोटे बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जाएं, क्योंकि वो बच्चे उस वातावरण से दूसरे वातावरण में जाएंगे, वो एक्लिमेटाइज नहीं होते हैं। एक्सट्रीम वातावरण में बाहर नहीं निकलें, जैसे
12 बजे के बाद और शाम को 5 बजे से इस दौरान कोशिश करें नहीं लें। आपने देखा होगा कि सरकार हमारे अस्पतालों की भी जो टाइमिंग्स हैं वो 9 बजे की बजाय 8 बजे से कर दिया है। उसी तरह से स्कूलों के टाइमिंग्स भी बदल दिए जाते हैं। ये मौसम का प्रभाव ही है, इसको पूर्णतया फॉलो करें। अगर इसमें एक्सट्रीम सिचुएशन आती है तो सरकार अपने आप स्टेप्स लेती है, चिंता करने की किसी तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन खाने पीने का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि जब पहले जो दूध अपन कच्चा दूध अगर अपन सिंपल सा बाहर रख देते थे थोड़ी देर के लिए, वो फटता नहीं था सर्दियों में। अब वो रखेंगे तो 1 घंटे के अंदर वो फट जाएगा, यानी उसमें कीटाणुओं की एक्टिविटी चालू हो जाती है। यानी कोई भी चीज़ जल्दी से ख़राब हो जाएगी। उसका अभिभावक पहले चखें, देखें और उसके बाद ही बच्चों को दें। अपने बच्चों को स्कूल में लंबे समय तक वहाँ नहीं रहने दें। पानी उनके साथ भेजें, हर वक्त पानी उनके पास उपलब्ध हो, स्कूल में भी उपलब्ध हो, उनके साथ भी उपलब्ध हो और रास्ते में भी वो जा रहे हों तो उपलब्ध हो। और छोटी सी भी कोई बात आती है तो चिकित्सक से मिलें। दवाइयाँ बहुत अच्छी तरीके से अच्छी गुणवत्ता की हर जगह उपलब्ध हैं। ORS के घोल हर जगह उपलब्ध हैं। ORS के घोल की बात अपन अभी इसमें पूरा नहीं कर पाए, लेकिन ORS बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसको कैसे बनाया जाना है, कैसे यूज़ करना है और कैसे उसको लेना है और कैसे उसका फ़ायदा उठाया जाना है, ये आप लोग सीखें। और माताएं जितनी पढ़ी लिखी होंगी उतना ही ज़्यादा अच्छे से हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि इस बदलते मौसम में थोड़ी छोटी छोटी सी सावधानियां यदि आप रखेंगे तो निश्चित रूप से बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे बड़ी जो सावधानी रखने की बात है वो ये है कि दोपहर में बच्चों को बाहर निकलने से मना करें और खुद का भी बचाव करके रखें। अपने ज़रूरी काम जो हैं वो 11-12 बजे तक यदि आप निपटा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और दोपहर का जो समय है 12 बजे से 5 बजे तक का, उसमें बाहर सीधे धूप के संपर्क में आने से बचें। और यदि आपको फिर भी बहुत अति आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ रहा है तो पर्याप्त मात्रा में भोजन करके जाएं और शीतल जल वो पीकर जाएं, जल अपने साथ में रखें। और इसी प्रकार से खाने पीने में भी स्वच्छता का और शुद्धता का अवश्य ध्यान रखें। ताज़ा भोजन करें, बासी भोजन नहीं करें। बाहर की कटे हुए फल, बाहर के जो जंक फूड है उनसे बचने का प्रयत्न करें। और यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है तो अपने निकट के आप स्वास्थ्य केंद्र जा सकते हैं, चिकित्सकों से परामर्श कर सकते हैं। बदलता मौसम, मौसमी बीमारियां और आहार, इस विषय पर बहुत ही सहजता से, सरलता से डॉक्टर जगदीश सिंह जी आपने विषय रखा। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।